From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन चैनल पे। आज हम फिर वीकेंड की श्रृंखला में लेके आ रहे हैं वीकेंड विद अशोक वानखेड़े। तो अशोक जी बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे पता है कि आप बाहर हैं, महाराष्ट्र में इस टाइम पे। कई मुद्दे वहां भी चल रहे हैं, मुझे पता है कि टीपू सुल्तान का ही मुद्दा चल रहा है, लेकिन हम आज जो इस वीकेंड में हम जो बहुत ही गर्मी चल रही है, जो गर्मा गर्मी चल रही है, जो मुद्दों पे जिसपे बहुत बातें हो रही हैं और जिसपे ध्यान देना चाहिए, हम उन मुद्दों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस हफ्ते में मोदी जी ने कई मास्टर स्ट्रोक मारे हैं और उसमें कोई अच्छे भी मास्टर स्ट्रोक हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं आपके आज। जैसे एआई समिट है, अगर भक्तगण ना हो तो बाकी कहेंगे कि अच्छे मुद्दे फिर क्या हैं। तो हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि उनका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जो जेन जी है, जिसने 3 सरकारों को गिरा दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से शुरू हुआ था, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, हमारे महामानव का ये है, जो कि अभी सवालों से ऊपर हो चुके हैं, जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनके निशिकांत दुबे कि वो सवालों से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से तो ऊपर वाला भी सवालों से ऊपर नहीं है, उनसे भी सवाल करते हैं हम। तो तो इन्होंने उनको आपस में लड़ा दिया यूजीसी के मामले में। देखो कितना ये शातिर दिमाग है और कितनी प्लानिंग। ये कहां से आइडिया आते हैं इनको कि बच्चों को आपस में लड़ा दो ताकि ये इकट्ठे ना हो सके और हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो पहले हम इस पे बात करते हैं। अजीत भाई, मुझे लगता है आपने जो कहा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि हमने भी अभी कुछ दिनों से हमने हमारे डिबेट्स में ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं है, ये अंग्रेजों का पुराना, बहुत पुराना एक टूल किट है कि डिवाइड करो रूल करो। आप देखिए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, वो डिवाइड करके रूल करके चले गए। मुट्ठी भर मुगल आए, तो मुगल कोई ज्यादा नहीं आए थे। भारत की जनसंख्या कितनी थी, कितने राजा थे, उनकी फौजें कितनी थी, लेकिन आपस में लड़ रहे थे, बस उन्होंने उसका फायदा उठाया, उनको डिवाइड किया और खेल कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जब भी औरंगजेब उतरे हैं, छत्रपति के जीते जी कभी औरंगजेब दक्कन में फौज लेके नहीं आए मराठों के खिलाफ। वो दक्कन के सूबेदार थे एक जमाने में जी, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के तरफ से हमेशा राजपूतों ने शिवाजी पे हमले किए हैं। तो हिंदू ही हिंदू को लड़ रहा था और शिवाजी की तरफ से मुसलमानों ने उसका मुकाबला किया। तो वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल था। वही कंसेप्ट, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा साथ देने का काम संघ और संघ के समर्थकों ने किया आजादी की लड़ाई में, और महात्मा गांधी की हत्या तक की बात आ गई। तो वो जो टूल किट है वो आज भी नए कलेवर में आया, नए रूप में आया। दे री इंट्रोड्यूस दैट। अब जेन जी की बात हम करते हैं, नेपाल से लेके बांग्लादेश से लेके जो हमारे पड़ोस में जो हुए, बाहर जो हुए उसकी बात ही नहीं करता, जो अपने पड़ोस में हुए उससे एक डर तो था। फिर भारत में जेन जी का पहला झटका लगा वो लद्दाख में। लद्दाख में सोनम वांगचुक, जो एक देश प्रेमी है, राष्ट्र को समर्पित इंसान है, जिसके काम के ऊपर एक फिल्म बनी है 3 इडियट। उसने कई जगह भारत के इस सरकार के कार्यक्रम का वो ब्रांड एम्बेसडर रहा है, मतलब उसका यूज किया है लद्दाख और उस क्षेत्र में। उसने सिर्फ इतना कहा था कि आपने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कि हमको अलग राज्य बनाएंगे और शेड्यूल 6 में डालेंगे, जिससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जो आपने वादे किए थे, आपने प्रॉमिस किया था, उसको पूरा कर दीजिए। जी जी। तो वो पूरा करने के लिए संघर्ष था। फिर लोग कहते कि अरे एकदम हिंसा होगी, तो लोगों की नजर में आ गई। लेकिन 2 साल से वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक पदयात्रा उन्होंने लद्दाख से दिल्ली की, अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे जब लोग बैठे तो उसमें से 2 लोग सीरियस हो गए, तो भी सरकार की तरफ से कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया।
ऐसे में जो युवा होता है उसका सब्र टूट गया। सोनम वांगचुक लगातार उनको कह रहा था कि हमको गांधीयन फिलॉसफी पे चलना है, हमको हिंसा नहीं करनी है। लेकिन अनशन पे बैठे हुए उनके लोग जब अस्पताल में पहुंचने लगे, वो मरने के कगार पे पहुंचे, फिर भी यदि इस सरकार के पास मानवता नहीं है या ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो कम से कम उसमें कुछ इंटरवेन करे, तो लोग आक्रामक हो गए, हिंसा हुई, गोलियां चली, उसमें वो बच्चे मरे और तुरंत इन्होंने उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया कि आप पाकिस्तानी हैं, ये है, वो है। क्योंकि एक यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में वो पाकिस्तान गए थे, जो 18 लोग गए थे इनके ऐसे। वहां का जो डॉन अखबार है वो उसका होस्ट था और वहां पे उन्होंने भारत के बारे में अच्छा ही बोला, क्योंकि आप पाकिस्तान गए थे, आपके ऊपर पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है, इसलिए आप पाकिस्तानी और आपको देशद्रोह में। और हमारा इतनी सड़ी हुई जुडिशरी सिस्टम है कि किसी क्रिमिनल के लिए रात को 12 बजे खुल सकती है अदालत, लेकिन इनको डेट पे डेट मिलती है और ये अभी भी जेल में है। वो जैन जी का पहला एक टेस्ट था। दूसरा जैन जी इनको मिला जब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हरियाणा की, अरावली की, उसको माइनिंग लॉबी ने, मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, अपने फेवर में निर्णय करवा लिया। और यही भूषण गवई, जो अपने आप को आम्बेडकरवादी कहते हैं और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के कस्टोडियन थे, वो उन्होंने एक बहुत ही वाहियात फैसला दिया और उस फैसले से वो पर्वत श्रृंखला सिर्फ पिलर के बीच में तब्दील होती। फिर झेंजी उतरा मार्केट में, लाखों के तादाद में युवक निकले। मुझे याद है कि राजस्थान की 2 लड़कियां पढ़ रही थी मुंबई, किसी कॉलेज में एमबीए कर रही थी। मैं मुंबई से आ रहा था तो मेरे पिछले रो में वो लड़कियां बैठ के बात कर रही थी, जो आई कुड हियर दैट। वो लड़कियां एजिटेशन में भाग लेने के लिए मुंबई से अपने राजस्थान जा रही थी वापस, और वो कह रही थी कि हम पढ़ के क्या करूं, यदि अरावली खत्म हो गया तो सब मिट जाएगा, तो मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा कॉलेज बंद हो गया तो भी चलता है, लेकिन मैं ये एजिटेशन में आखिर तक रहूंगी। वो जो लाखों की भीड़ बच्चों की इकट्ठा हो गई, उससे सरकार डर गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही दिए हुए निर्णय को स्टे दिया सुओ मोटो लेकर। ये जेनजी का टेस्ट लिया है इस सरकार ने। अब ये जेनजी इकट्ठा होता है पर्यावरण, ये जेनजी इकट्ठा होता है किसी वायलेशन पे। यदि ये कल महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, इस पे यदि इकट्ठा हो गया तो इस सरकार को बिल्कुल नेपाल जैसी स्थिति होगी। तो इस जंजी को कैसा लड़ाना चाहिए, इसलिए यूजीसी निकाल दिया, नए रूल निकाल दिए कि पिछड़ों को, बच्चे को प्रताड़ना होगी। तो ये मेरा ये कहना था कि क्या एट्रोसिटी एक्ट हमारे देश में नहीं था? आप किसी दलित को गाली दे दो, जाति सूचक से बोल दो किसी को, तो केस बनता है, जेल होती है उसमें। क्या एंटी रैगिंग हमारे यहाँ लॉज नहीं थे? क्या इसके पहले लोग रिस्ट्रिकेट नहीं हुए थे? लेकिन ये इसलिए लाया और सवर्ण और पिछड़े ये आमने सामने हो गए। तो मुझे लगा कि ये चलो सरकार के तरफ से हो सकता है एक गलती में ज्यादा और जरूरत से ज्यादा कुछ दिखाने के लिए किया हो, वोट बैंक के लिए किया हो, लेकिन मुझे तब लगा कि ये मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है। क्योंकि जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता रहा, मैंने देखा पहले सवर्णों ने विरोध किया कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसा होगा। तो सवर्ण के विरोध में लिटरली वो गाली देते थे प्रधानमंत्री को। हाँ, बिल्कुल वीडियोस हैं जो बोलते थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इतना होते हुए भी पुलिस साथ में प्रोटेक्शन देते हुए चल रही है, लेकिन उनको कोई रोक नहीं रहा है। उनके ऊपर एक एफआईआर नहीं हुआ है। और सवर्णों के जुलूस देख के जब दलित यूथ
रास्ते पे उतरे कि यूजीसी किसी भी हालत में बना रहना चाहिए, तो उन पे लाठीचार्ज हुआ। अभी जो दिल्ली में जेएनयू की घटना हुई कि पिछड़े यूजीसी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे, उसमें एक सवर्ण यूट्यूबर, अपने आप को यूट्यूबर कहती है, घुस गई और बदतमीजी करने लगी। एक अकेले लड़की ने इतने बड़े झुंड के सामने, फिर उसके साथी आए, एक लड़की को नीचे गिराया। इन लोगों ने पकड़ के उस लड़की को पुलिस स्टेशन में गया, क्रॉस एफआईआर हुआ। वो पिछड़ी लड़की जब जेल में बंद थी, मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखने के लिए गई थी, तो पुलिस स्टेशन में बाकी गुंडे घुस के पुलिस स्टेशन के अंदर, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के अंदर मां बहन की गालियों, मान जान से मारने की धमकी, कपड़े उतारने की धमकी दे रहे, और पुलिस उनको रोक रहे। ये बस नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या हो गया? तब मुझे लगा कि नहीं, ये अब, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो जो है कोर वोटर, वो सवर्ण है। हाँ। वो सवर्ण जो हजारों सालों से राज करता आ रहा है। अंग्रेजों ने जाति पाति में बहुत ज्यादा मिटाने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि अंग्रेज देश पे राज कर गए, सब कुछ कर गए, देश को गुलाम बनाए थे, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से उन्होंने बहुत सारी कुरीतियां बंद कर दी। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए, ये संघ का स्टैंड था। तब बाबा साहेब आंबेडकर को मनुस्मृति जलानी पड़ी। तब से सवर्ण एक दबा हुआ, अंदर से एक सुप्त ज्वालामुखी है, दैट इज द स्लीपिंग वॉल्केनो, अंदर बना हुआ है कि हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें संविधान नहीं चाहिए। ये कैसे पिछड़े हमारे साथ बैठ के बराबरी में बैठेंगे? एक मेजॉरिटी ऐसा दिख रहा है मुझे। अब तो क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब यदि तुम्हारा जेनजी स्प्लिट होता है, तो आज के डेट में युवाओं को यूजीसी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डील के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एफ्टीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बजट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, गिरता हुआ एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, डिफिसिट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, नौकरियों के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। आप महाराष्ट्र से, आपके रूट्स है अजीत भाई, मैं आपको महाराष्ट्र का किस्सा सुनाता हूँ। इसी महाराष्ट्र का बीड़ जिले में पुलिस में भर्ती के लिए सिपाही, पुलिस का कांस्टेबल भी नहीं, सिपाही, जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की, सिपाही की भर्ती 147 जगह के लिए 8,000 से ज्यादा फॉर्म आए, और उन 8,000 में एमबीए, इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट है, और रिक्वायरमेंट 12th पास की थी। कितना, दैट शोज द अनएम्प्लॉयमेंट कितना इस देश में। 12वीं पास के लिए एक इंजीनियर अप्लाई करता है, क्योंकि वो कई महीनों से, सालों से डिग्री लेके बैठा है, नौकरी नहीं, क्या करेगा? तो ये तो भाषण दे रहे हैं कि हम इतने, हमने इन्हीं के तो भाषण में 2013 में यही तो भाषण सुन के लोगों ने वोट दिया था। हाँ। हर साल 5 करोड़ नौकरियां दूंगा। बिल्कुल, 2 करोड़ जवानी जमा खर्च करना है तो क्या है। मैं भी बोल दूंगा कि अजीत सिंह जी को आप प्रेसिडेंट बना दीजिए अमेरिका में। देखिए अमेरिका में हर तीसरे 3 फुट पे सोना मिलना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी अनदर गोल्ड रश इन अमेरिका। मेरे बोलने में क्या जाता है। मैं बोल दिया। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही तो है। हाँ। वो तो कभी मानते नहीं कि इस देश में महंगाई है, वो कभी मानते नहीं कि रुपया गिर रहा है। वो बोलता है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अब अमेरिका का डॉलर ऊपर जा रहा है, मेरे हाथ में थोड़ी है उसको रोकना। ये हुआ है, हमारे वित्त मंत्री ने कहा, इट इज नॉट द रूपी फॉलिंग, इट इज द अमेरिकन डॉलर गोइंग अप, वी कांट हेल्प दैट। हाँ, बिल्कुल, वी कांट हेल्प। तो ये तो वो सिचुएशन पैदा कर दी कि एक कहावत है कि सांप के मुंह में चिपकली, वो खाए तो मरे, निकाले उगले तो मरे। तो मतलब ये ऐसे बना दिया कि अब आप पीछे हटोगे
तो ब्राह्मण जो है, अच्छा, सवर्ण जो है दो वो हमारे लड़ेंगे। हमारे यहाँ जवाबदेही नहीं है। हम्म, सरकारें चलती है, ऐसा नहीं सभी सरकारें, मैं ये नहीं मानता कि देश जब से आजाद हो गया तब से हर सरकार अच्छा काम कर रही थी। नहीं, सही सरकारों बात। ने अच्छे काम भी किए, सरकार काम कर भी नहीं पाई, कुछ वादे पूरे भी नहीं कर पाए। इसलिए निरंतर चुनाव राजनीति में बदलाव होता है। क्यों जी, लोग आपको रिजेक्ट करके दूसरे पार्टी को लाते हैं? क्योंकि आप बेहतर कर सकते हो। तो आप बेहतर कैसे कर सकते हो? आपके प्रोजेक्शन पे, आपके उस पे। अब वही नहीं करोगे तो क्या होगा? तो अभी प्रधान हमारे यहाँ जैसा अभी अमेरिकन ट्रेड डील है, आप वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हम्म, मुझे बताइए कौन सा देश अपने देश के लिए खराब डील करेगा? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के प्रति जवाबदेही है या भारत के प्रति जवाबदेही है? वो अमेरिका के प्रति जवाबदेही है। वो तो क्लियर बोलते हैं, वो अमेरिका अमेरिका फर्स्ट। के हितों में करेंगे, अमेरिका फर्स्ट। और क्योंकि बड़ा है तो दादागिरी से करेंगे। हम्म, कुछ लोग हैं छोटे छोटे भी जो दादागिरी नहीं मान रहे, कुछ लोग हैं जो सरेंडर हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ नरेंद्र सरेंडर हो गया। उसकी भी तो वजह होगी ना कोई। नहीं, वही वजह है। कोई कहता है कि भाई फाइल्स है, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है, बाकी तो वजह हमको नहीं लगती। हम्म, यदि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हम पे, व्हाट वी आर गोइंग टू लूज? ओनली अमेरिकन बिजनेस वी आर गोइंग टू लूज। We are going to lose only the American market for our product. Those market can be developed at some other countries. बिल्कुल। चाइना ने कर दिया Are ना, we 0% कर दिया are we पूरा। dependent? Are Indians dependent on only American products? Not at all. चाइना हमारी मजबूरी हो सकता है। चाइना के साथ हमारी दुश्मनी होते हुए भी चाइना से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका के लिए चाइना मजबूरी है। आप चाइना को कितना भी धुतकारो, लेकिन चाइना का रेयर अर्थ जब तक नहीं आता तब तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलती। वो नहीं, यहाँ पे मॉल खत्म हो जाएंगे, माल कौन देगा खत्म हो इनको? जाएंगे, चाइना जो कौन है देगा? भरा हुआ है। भरा हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसी मजबूरी भारत अमेरिका की तो नहीं है। अमेरिका की हमारे यहाँ कुछ नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे? नहीं, इसे चलो ट्रेड है तो ट्रेड है, लेकिन क्यों सरेंडर कर दिया? हम हमेशा एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है हमारी, किसान की इकोनॉमी, और इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अब लोग कहते हैं कि भाई इतना जीडीपी का तो इतना परसेंट एग्रीकल्चर का तो नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट कितना देता है हमारे देश में? आज नहीं, यदि क्यों? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री देता है सरकार, तो क्यों दे पा रही है? क्योंकि मेरा किसान उगा रहा है, इंपोर्ट करके तो नहीं दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जीडीपी को संभाला खाली एक ही एग्रीकल्चरल सेक्टर था जो कि एग्रीकल्चर ने। जिसने संभाला है। तो कुल मिलाकर उस एग्रीकल्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी। आपने कहा कि मैं 2.5 गुना आपको लागत से 2.5 गुना मैं आपको दे दूंगा, प्रॉफिट कमा दूंगा। 2022 में कर रहा था, 26 में है हम। आज हमारी एमएसपी भी है, वो जो खर्चे नहीं मीट, दे आर नॉट एबल टू मीट दी एक्सपेंडिचर ऑन दी एग्रीकल्चर। हम कपास को 8,000 रुपए पर क्विंटल दे रहे हैं एमएसपी। जब तक वो 9 से 10,000 नहीं होती तब तक हमारा कपास का पूरा वाइबल नहीं होता, जो 4-5% का प्रॉफिट पे 9,000 10,000 पे है। 8,000 में तो वी आर एट लॉस। एंड एमएसपी इज मिनिमम, इट्स नॉट अ मैक्सिमम, इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस, यस। चलो आप भाई 2 टाइम की रोटी खा लो, इससे इतना व्यवस्था कर देंगे तो ले लेंगे आपका। लेकिन एमएसपी पहले ये था, किसी गवर्नमेंट ने एमएसपी पे बैन नहीं लगाया था या बैरियर्स नहीं थे। मैंने एमएसपी कर दी 8,000 रुपए क्विंटल। कपास यदि सरकार के ओपनिंग होते थे, सरकार बेचते था माल, जिसको 8,000 रुपए में देना है वो दे देता था, जिसको 9,000 रुपए मिल रहे वहां देता था, फिर 8 7.5 हो गया तो फिर सरकार में बेचता था, और देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन। अभी रिस्ट्रिक्शंस हो गए। आपकी सिर्फ 2.5 एकड़ खेत के ही हम एमएसपी पे लेंगे, बाकी आप दूसरी जगह ले लो। तो ये क्या, मतलब क्या कर रही है सरकार? फर्टिलाइजर का शॉर्टेज, बीज। मुझे याद है कि एक एबीपी के एक कार्यक्रम में जब मैंने कहा था कि किसानों की आत्महत्या कब बंद होगी, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात। तो अमित शाह जी ने मुझे कहा था कि
ये लाइव चल रहा है तो इसको काट छाट मत करिए। मैं एक बात बड़ी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं। मैं एक जरूर बोल सकता हूं कि इतने दिन आपने कांग्रेस का शासन सहा, अब हम आए हैं तो हमको थोड़ा साथ दीजिए, एक 5-10 साल, 5 साल हमको और दीजिए। कि किसान आत्महत्या क्यों करता है? किसान इसलिए आत्महत्या करता है कि किसान को बीज सस्ता चाहिए, किसान को फर्टिलाइजर सस्ता चाहिए, बिजली और पानी मिलना चाहिए, भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए और माल शहर भेजने के लिए अच्छे रोड होने चाहिए, कीमत अच्छी मिल जाएगी। और ये सब करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए। हो गए ना? प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने के तीसरी बार का इंस्टॉलमेंट है ये, 60 महीने का। इनकी गिनती नहीं हो रही, पता नहीं कहां से मैथमेटिक्स सीख के आए इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में। तो आज वो कहते हैं कि इस ट्रेड डील में हमने किसानों को पूरा रूप से बचा लिया। आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि ये डील होने से हमारी रूरल इकोनॉमी एकदम बूस्ट होगी, हमारे किसानों को भयंकर फायदा होगा। पर ये बोलने से क्या होता है, आप समझाइए ना कैसे होगा। कोई चार्ट बनाइए, कोई ग्राफ्स लाइए, कोई एनालिसिस लाइए प्रॉपर। अब आपका जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहा है उसका बेस है, उसका बेस है कि कॉटन, मैंने थोड़ा सा उल्टा चला इस बार। मैंने कहा कि अमेरिका से आएगा माल, अमेरिका से माल आएगा। पहले हम देखें कि अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है। भाई अमेरिका, मेरा किसान अमेरिका के किसान से डरेगा, उसी बात पर डरेगा ना जो माल बेचता है। जो बेचता ही नहीं उसको क्या डरेगा? मेरा ये थोड़ी बोलूंगा कि रे लौंग और इलायची आएगी अमेरिका से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका में होती नहीं तो कहां से बेचेंगे? एक उदाहरण दिया मैंने। तो मैंने देखा कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर का, वो है मेज, कॉटन, सोयाबीन, मीट। ये मैक्सिमम है। आपका जो टोटल प्रोड्यूस है उसका 20% वो एक्सपोर्ट करते हैं। राइस भी है एक्चुअली। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। वो और तो कुछ बनाता नहीं है, वो तो सब चाइना से आता है। तो डिफेंस और एग्रीकल्चर, हम भी राइस एक्सपोर्ट बहुत आता है, बहुत बनता है राइस। यहाँ पे एक जगह है स्टुटगार्ट, आर्कांसा में, हमारे यहाँ पे भी राइस बनता है। ठीक है, हम भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर आल्सो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ चावल। बासमती करते हैं। हाँ। अब देखिए, अब आपने सोयाबीन कहा, हम सोयाबीन इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? आप सोयाबीन तेल इंपोर्ट कर रहे हैं 0% पे। अब मैं सिर्फ एक ही आइटम कॉमोडिटी का मैं जरा डिटेल बताता हूं आपको। सोयाबीन जो निकलता है, बाकी जगह तेल जो है, किसी चीज को प्रेस करो, मूंगफली का दाना प्रेस करो, तिल प्रेस करो तो तेल निकलता है। सोयाबीन प्रेस करने से तेल नहीं निकलता। सोयाबीन से ऑयल निकालने के लिए एक्सपिलिंग नहीं है, इट इज एक्सट्रैक्शन। तो सोयाबीन के पिलेट्स बनते हैं, उसमें हेक्सिन पंप के जब किया जाता है, हेक्सिन ऑयल निकाल के बाहर आता है, हेक्सिन अलग होता है, ऑयल होता है, वो रिफाइंड होता है और फिर बिकता है। ये प्रोसेस है सोयाबीन की। सोयाबीन 18% तेल है सोयाबीन में, 2% मॉइस्चर और वेस्ट है, और 80% डीओसी है, डी ऑयल केक बोलते हैं, जो एनिमल फीड वगैरह में जाते हैं। हाँ। अब जब मेरे को तेल ही दोगे आप, तो मैं सोयाबीन क्यों लगाऊंगा? पर वो भी आप कहोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। एग्जैक्टली, जब आप कहोगे कि भाई आप भी तेल लाओ, हम भी तेल लाते हैं, कंपटीशन हो जाए। आपका जीएम का सोयाबीन है, मेरा यहाँ नॉन जीएम सोयाबीन है। मेरे यहाँ एकड़ में 5 क्विंटल होगा, आपके यहाँ 25 क्विंटल होगा। आपके यहाँ फार्मिंग बहुत बड़े बड़े फार्म्स है, हमारे यहाँ छोटे फार्म है। आपके यहाँ मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, मेरे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ सब्सिडीज है, मेरे यहाँ नहीं है। डब्ल्यूटीओ क्यों आया था? डब्ल्यूटीओ बना क्यों था? इस सब्सिडी के चक्कर में बना था कि आप अपने किसानों को सब्सिडी दोगे, उसका माल सस्ता मार्केट में बेचोगे तो हमारे गरीब किसान मारे जाएंगे, इसलिए डब्ल्यूटीओ था। 18% हमारे यहाँ भारत में ड्यूटी थी, तो डब्ल्यूटीओ के तहत थी। तो आपका जीएम का सोयाबीन भी जब 18% दे के आएगा तो महंगा पड़ेगा, तब मेरा सोयाबीन उससे कंपटीशन कर पाएगा।
आपने सोयाबीन ऑयल लाने से मेरा सोयाबीन एक्सट्रैक्शन यूनिट की पूरी इंडस्ट्री खत्म कर रहे हो, सोयाबीन का किसान खत्म कर रहे हो। जो डिऑयल्ड केक हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो क्योंकि अब डिऑयल्ड केक ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहां से करेंगे? वो एक्सपोर्ट अर्निंग मार रहे हो। मैं कई जगह माल खरीदता हूं, बेचता हूं तो मेरे करेंसी में खरीदता हूं, अमेरिका से मुझे डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। मेरे को सोयाबीन मार दिया। मक्का, आपने कहा कि मक्का नहीं आने देंगे, लेकिन अमेरिका में मक्के की रोटी थोड़ी खाते लोग। अमेरिका में मक्का एथेनॉल के लिए भी यूज होता है, एनिमल फीड के लिए भी होता है। आप एथेनॉल मक्के का बनाया हुआ एथेनॉल हमारे देश में लाओगे, और जो एथेनॉल बनने के बाद जो डीडीजीएस होता है वो एनिमल फीड के नाम से वो भी लाओगे। तो आप मक्का नहीं बेच रहे हो, मक्के का इथेनॉल और मक्के का बाकी बचा हुआ सब दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? आपके यहाँ की इंडस्ट्री चला रहे हो और माल हमको बेच के हमको खत्म कर रहे हो। कॉटन तो इस ट्रेड एग्रीमेंट के पहले ही 0% पे हो गया। ये कहते हैं कि विन विन पोजीशन। अब बताइए, अमेरिका हमसे मात्र 2.5% टैक्स लेता था, एवरेज 2.4%, जो माल हम आपको अमेरिका में बेचते थे। ट्रम्प साहब आ गए, उन्होंने रेसिप्रोकल के नाम से 25% कर दिया, रशियन ऑयल के नाम से 25% करके उसको 50 कर दिया, और वापस जाने के लिए वो 18 पे आके टिक गए। वापसी का मतलब था 2.5, बिल्कुल 2.5 से हम 18 दे रहे हैं। आपकी कमाई भी करवा रहे हैं, आपको माल भी दे रहे हैं। नहीं तो बायलैटरल और में आप आपसे रेसिप्रोकल आप कर और देते, आप आपसे 18% कर देते, नहीं किया। नहीं, और आपसे हम 0% पे लाएंगे। पिछले 2 महीने में अमेरिका से जो इंपोर्ट होने वाला कॉटन था वो 95% उसकी बढ़ोतरी हो गई है। बांग्लादेश हमारे पड़ोस में, बांग्लादेश $10 बिलियन का कपड़ा अमेरिका को देता है, भारत भी $10 बिलियन का देता है। देता है, हाँ, करीब करीब। बांग्लादेश हमारे एक छोटे राज्य जैसा है। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा बांग्लादेश है, वो $10 बिलियन, हम पूरा भारत मिलकर $10 बिलियन। अब बांग्लादेश का कपड़ा वहां 0 डिग्री पे, 0 टैक्स पे जाएगा अमेरिका में, और मैं 18% दूंगा, मैं कहां से कॉम्पीट कर पाऊंगा? दूसरी बात, बांग्लादेश वॉज द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन कॉटन। 80% ऑफ बांग्लादेश कॉटन थ्रेड वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब वो अमेरिका का कपास लेंगे तो 0% पे जाएंगे, तो अमेरिका का कपास लेंगे, थ्रेडिंग वहां से, तो फिर मेरा तो आपने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया, मेरा इंपोर्ट मतलब कॉटन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश हैज बीन स्टॉप्ड, एंड cotton import from America has increased, and my textile export to America is 18% taxed. So where are we in profit? नहीं, इसमें जो स्पिनिंग मिले, प्रधानमंत्री इंडिया की स्पिनिंग मिले भी तो बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो कॉटन को प्रोसेस, वो धागा नहीं बना सकेंगी, कहाँ माल मैंने बेचेंगे? वही कहा आपको, जब कॉटन ही, किसान ही कॉटन, और ये तो मेरा जिला है यवतमाल, जहाँ सबसे ज्यादा कॉटन होता है सर। हाँ, मर पंजाब गए। में अबोर है, अच्छा, अबोर। उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैं कह रहा हूं, क्योंकि 25% of the total cotton produced in India is produced in Vidarbha alone, महाराष्ट्र। दूसरी बात, आपके यहाँ कॉटन की वैरायटी है, मेरे यहाँ कॉटन की वैरायटी है। आपने जीएम कॉटन किया, हमने भी जीएम कॉटन किया। उसके बाद आपके यहाँ आरआर इंट्रोड्यूस हुआ, और हमारे यहाँ आरआर बैंड है, फिर हम मार खा गए उसमें। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमारे यहाँ आपकी विस्की आएगी, क्योंकि हमारी विस्की क्या वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है क्या? यूरोप से गाड़ियां आएगी, तो मेरी गाड़ी की इंडस्ट्री क्या करेगी? 0 डिग्री चले पे। अब आते हैं जो दूसरा एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि घर में घुस के मारेंगे। कनाडा में एक इनका सक्सेसफुल हुआ, पर वहां भी फंस गए, पता लग गया था जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे, उस पर विवाद हुआ। अब वो और दोबारा से निकल आया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि यहाँ न्यूयॉर्क में ही, यहाँ से 1 घंटे दूर रहता है कहीं, और उसकी देखिए, डुअल सिटीजनशिप है, वो कनाडा का भी और अमेरिका का भी नागरिक है, और वो वकील है।
होता क्या वो है जो सर? कुछ भी बोलता है करता है उससे हमारा कोई वो नहीं है, हम उसके नहीं, हमें इत्तेफाक नहीं है, लेकिन आपने करने जो किया, मैं आप मैं बुरी तरह आपको से गिरे हैं, नहीं, नाक मैं के बता बल रहा हूँ गिरे क्या हैं, हुआ। मुंह के बल गिरे हैं। नहीं, होता क्या है, डोवाल साहब अपने जवानी में बहुत कुछ कर गए, हम्म अब बुढ़ापा आ गया। हम्म जो जर्नलिज्म मैंने यूथ में किया और मैं हम्म उसी पैटर्न से आज जर्नलिज्म करने लगूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। आई हैव टू हम्म अपग्रेड माई सेल्फ। डोवाल साहब ने अपने जवानी में जो किया वही बुढ़ापे में भी करने गए हम्म और फंस गए। हालांकि ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं इसमें, लेकिन हम्म। प्रूव हो रहा है। ये गुप्ता को जो अभी सजा हुई आपके यहाँ, निखिल गुप्ता, ये हाँ। प्रूफ है। हम्म मतलब सीआईए के आदमी को ही सुपारी दी मारने की, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम क्या हो सकता है? हम्म। उसने विकास यादव रॉ के आदमी का नाम ले लिया। विकास यादव हमारे यहाँ बोल रहे हैं अभी जेल में रखा है हमने इसको, वो हमारे ये गायब है, वांटेड है वो 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 गायब है, गायब है। एब्सकॉन्डिंग है या मार दिया उसको, क्या है किसी को पता नहीं है। ये इतनी बुरी स्थिति हो गई है भारत की इंटरनेशनली। जब कनाडा ने आवाज उठाई तो भारत ने कनाडा के साथ लड़ा। हम्म उनने हमारे राजदूत बुला लिए, हमने हमारे राजदूत बुलाए, उनने उनके बुला लिए, निष्कासन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन पूरा वर्ल्ड चुप बैठा था। कोई, इट वॉज बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। जी। जैसा अमेरिका में केस हो गया, गुप्ता पकड़ा गया, यादव का नाम आया, उसके बाद पूरा वर्ल्ड भारत को ले चला, ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम जो फाइव आइज है, 5 देशों, फाइव हाँ, आइज दे शेयर फाइव इट फाइव फाइव 5 देशों ने हमला बोल दिया भारत पे कि यू कैन डू दैट, एब्सोल्युटली नॉट। अब उसके बाद से मतलब आज अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी है, आप अमेरिकन गवर्नमेंट को या आप कैनेडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप उनके ऊपर उनको इंडिया में नहीं भेज रहे हो, दस चीजें हैं। अमेरिका का एक वांटेड इधर भी तो है, गौतम अडानी, जिसपे वारंट निकला है। आपके बिल्कुल। यहाँ कोर्ट में सबमिट किया है गवर्नमेंट ने। एक और केस डाल दिया उन्होंने 2-3 दिन हाँ, पहले, एक और केस पहले डाल दिया ईरान से, जो स्मगल करके ऑयल लाया है उसका केस हम्म। इन्होंने डाल दिया है ऑलरेडी। अभी उसकी मैं तो खबर निकाल के दूंगा आपको। तो आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ वो जो अमेरिका ने जो भेजा है, जो जिसको कहते हैं वारंट, वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया अहमदाबाद जाके। अडानी साहब सारी दुनिया में घूम रहे हैं, रोज फोटो छपते हैं, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे। फिर आपके यहाँ एप्लीकेशन लगी कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एग्जीक्यूट द वारंट, सो वी गिव अस परमिशन टू ईमेल, सेंड अ वारंट बाय ईमेल। तो आप अपने यहाँ लोगों को बचाओगे, दूसरे के यहाँ करोगे, तो कौन सा देश आपको साथ देगा? दिस इज वेरी क्लियर है। कुल मिलाकर हमारा देश एक ऐसे मुहाने पे बैठा है। देखिए, देश के बारे में सच्ची बात कहना ये देशद्रोह नहीं होगा। मात्र मैं, आप अमेरिका में बैठे और आपके शो में बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं साहब, यहाँ तो दूध की नदियां बह रही है और पूछो मत, यहाँ तो मतलब लोग नौकरी देने के लिए आ रहे हैं, लोग ही नहीं मिल रहे नौकरी करने वाले। किसान मेरा मर्सिडीज में, और 2 किसानों ने अभी बोइंग खरीदे हैं 2, ये भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो बैठे हैं बाहर के भारतीय, वो हमसे ज्यादा देश से प्यार करते हैं। जी। जो महाराष्ट्र के बाहर मराठी है वो ज्यादा प्यार करता है मराठी से, बिल्कुल। आप जानते हो इस बात को, बिल्कुल। क्योंकि आपके रूट से आप मिस करते हो देश को, तो आपको आपके देश के लिए चिंता है। आप देश, हम लोगों से ज्यादा आप भारत को प्यार करते हैं जो भारत के बाहर है। उनके सामने सच्ची बात रखना, ये मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है, जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं सरकार को बदनाम नहीं कर रहा और किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी लेना देना नहीं है। हमने कई बार कांग्रेस को भी लताड़ा है, अच्छा नहीं, विपक्ष जो नहीं जो बनने के सही लिए भी खबर है, लताड़ा है। जो सही विश्लेषण है, आकलन जो जो हर सच मुद्दे का, वो जो तो सही अजीत करना भाई, होगा। यू हैव टू कॉल अ स्पेड, यू कांट जस्ट से कि नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो एक अच्छी खबर भी है कि आज आपके वहां एआई समिट शुरू हो रहा है, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन आ रहा है, नहीं 100 बहुत बिलियन आ डॉलर रहे का लोग। इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वो भी हम नहीं देखना चाहते हैं कि ये हो जाए कि 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिले इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान को। वी टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, हमारे वो यहाँ MOU नहीं चाहिए आपके यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हर देश में जाते हैं और एग्रीमेंट करके आते हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र की बात करता हूँ मैं, आपको हंसेंगे। बंबई के एक बिल्डर से देवोस में जाके मुख्यमंत्री ने एग्रीमेंट किया, और जिसका टर्नओवर 9 लाख का है उससे 500 करोड़ का ऊपर का एग्रीमेंट कर दिया। क्योंकि आपको दिखाना है, आप परिवार के साथ गए, सरकारी पैसे पे वहां अपने बढ़िया हॉलिडेज मनाए, ऊपर से उधर से क्या लाया, ये बोलते एग्रीमेंट किया, एमओयू साइन किया। एमओयू इज व्हाट? एमओयू इज नथिंग, इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू रियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। विल इट बी? दैट इज द प्रॉब्लम। देखते हैं, अब ये 20 तारीख तक समिट चलेगा, वो मंडपम जो इन्होंने बनाया है। देखिए एआई है, मैं आज भी कहता हूं कि मुझे गर्व है आज भी भारतीय ह्यूमन रिसोर्स पर। सॉफ्टवेयर में हम रूल करते हैं, करते थे, अब जो है क्लाउड आ गया है, जो एंथ्रोपिक आ गया है, वो बर्बाद कर देगा। नहीं बर्बाद कर देगा, बट इवन देन वी आर आल्सो डेवलपिंग। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं, वी आर कमिंग। हेल्थ सेक्टर में आज हमारे डॉक्टर्स देखिए, सबसे पूरे वर्ल्ड में देखिए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आर फ्रॉम हियर। वी डू हैव ब्रेन, we do have brain, but we can't, our brains are benefiting the entire world. Absolutely. हम यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि we don't have anything them to offer, because we are more involved into politics than development of the nation. बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे प्रोफेसर जो है इंडियंस हैं। प्रोफेसर है, हाँ बिल्कुल। नासा में साइंटिस्ट है, टेस्ला स्पेसएक्स में हिंदुस्तानी जो है उनके दिमाग लगे हुए हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर द वंस हु आर रनिंग द शो। यस एग्जैक्टली, आई एग्री। चलो ठीक है, देखते हैं अब आगे जो होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। कुछ भी हो जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब वो तो कैसा भी हो, लेकिन मेरा देश है। लेकिन अपना देश है तो अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपने देश के बारे में अपने को ही चिंता करनी पड़ेगी। और एक जो शो है अजीत भाई का, वीकेंड विद वानखेड़े, वो बेसिकली वीकेंड विद अजीत सिंह कह सकते हैं आप। अजीत भाई का शो है, आप सबके साथ रूबरू करने का वो चांस देते हैं, मेरे बड़े भाई है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। और आप लोग देखते हैं, देखिए, शेयर कीजिए, ये देश के प्रति सेवा ही मानूंगा मैं। ये भी इतना भी किया आपने, हमको सिर्फ आपने सुन के भी साथ दिया, तो इससे बड़ा साथ नहीं। थैंक यू सो मच भाऊ, आपने भावुक कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और करेंगे ये शो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।